हाँ देखो जरा, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, के मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, केबी एंड रिड्यूसिंग नेचर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जो मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड लिया है, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड है। सेकंड इज ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड, और थर्ड इज फ्लोरीन मतलब हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड। तो नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक, ऑक्सीजन से लेके टीई तक, और फ्लोरीन से लेके आई तक। ये एक्चुअली में दो जस्ट लिख दिए हैं, बिकॉज एक में सिमेट्री बताऊंगा उसके लिए लिख दिए, बाकी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको एक बार आप अटेम्प्ट करो। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार जेईई में आ चुका है और कई बार और आ सकता है अभी। इसमें जो स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इनका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इनको प्लेन क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड एंड फ्लोरीन फैमिली के हाइड्राइड, इनमें आपको ये सारी बातें कंपेयर करना है। सॉल्व करो इसको। हाँ देखो जरा, इसमें एक डिस्कस करके बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप प्रोसीड करना। देखो, NH3, PH3, SbH3, not Sb, ASH3, SbH3 and BiH3। NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। सबसे पहले देखो, इन सब में एक एक लोन पेयर होता है। तो अगर आप हाइब्रिडाइज बॉन्ड एंगल की अगर बात देखो, अगर आप सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल अगर आप देखो, बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली पता करा जाता है। इसका बॉन्ड एंगल मिला 107 डिग्री, इसका मिला 94 के आसपास, इसका 93, इसका 92 और इसका 91। बेटा इसमें तो कोई हमें तकलीफ था भी नहीं कि यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, तो बॉन्ड एंगल घटेगा। क्लियर है ये बात? इससे हम ये पिक कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दिस इज क्लोज टू 109 sp3, और इनमें क्या होगा, दीज आर ड्रैगोज मॉलिक्यूल, तो इनमें क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, कई बार इसकी अपन ने चर्चा करी हुई। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, रेस्ट ऑल में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू। उसके बाद अगर आप यहां से यहां जाओ तो बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें कि बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बढ़ेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज। बिकॉज डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो बॉन्ड एंगल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब देखो जरा, यहां से यहां जाने पर डेफिनेटली डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, ये बात भी हमें मालूम है। तो सबसे शानदार एग्जांपल है HF से HI, HF, HCl, HBr, HI, HIH बेस्ट एसिड। तो डाउन द ग्रुप, अगर नॉन मेटल में आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो और हाइड्रा एसिड का आप अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो तो डेफिनेटली उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस रिलीज होने के बाद बेटा जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक ऐसे एटम पे आएगा जिसका साइज ज्यादा है, तो इसमें तो कोई संदेह हमें नहीं है। उसके बाद अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करी जाए तो ये बात देखना जरा ध्यान से। देखो, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन करना। दूसरों का रिडक्शन करने का मतलब है दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना, और दूसरों को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का मतलब है लुईस बेस। मतलब इट शुड बी सिमिलर टू लुईस बेस टेंडेंसी।
मतलब लुईस बेस का मतलब क्या है? लोन पेयर देना। और रिड्यूसिंग नेचर का भी मतलब क्या है? लोन पेयर देना। बट एक्चुअली में यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है। होता क्या है, जो जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, वो ब्रेक होने लगता है। और नॉन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके किसी को हाइड्रोजन दे देना, वो भी तो रिड्यूसिंग नेचर है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपसे पूछा जाए, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा है अमोनिया और पीएच3 में, तो डेफिनेटली पीएच3। और अगर आपसे पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो बेटा डेफिनेटली एनएस3। जबकि कहीं ना कहीं अगर आप डेफिनेशन से जाओगे तो हो सकता है कि दोनों बातें आपको सेम लगे, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरों का रिडक्शन करना, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना। और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन पेयर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप ध्यान देना, ये गलती बच्चे करते हैं। उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का तो सीधा सीधा हिसाब किताब रहता है कि भाई अगर साइज बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। तो इसमें तो आइडियली ये आना चाहिए NH3 PH3 ASH3 SbS3 एंड BiS3। बेटा अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर ये आ जाता तो मैं क्या बोलता कि वहां पे कौन से फोर्सेस डोमिनेटिंग है, वहां पे आपके वंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेटिंग है। क्लियर है? बट इसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है, याद रखना अमोनिया के लिए बॉइलिंग पॉइंट में आप देखो, इनमें तो कोई यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ध्यान से समझना जरा, इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उम्मीद से ज्यादा होगा, उम्मीद से ज्यादा होगा। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि वो बीच में पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बीच में, और मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। बी का हिंदी वाला बी लिया, बॉइलिंग पॉइंट बीच में, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो जो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आता है बॉइलिंग पॉइंट का, ये नहीं होता है। क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर? बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर आएगा बेटा PH3 ASH3 फिर NH3 फिर SbS3 फिर BiS3। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया बीच में आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट में मैक्सिमम हो जाता है। देखो अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितना बढ़ेगा वो तो रिजल्ट देख के ही पता चलेगा ना। तो रखने का तरीका क्या बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बीच में, बॉइलिंग पॉइंट बीच में, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट बीच में, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। देखो बॉइलिंग पॉइंट को मैंने बीच में डाल दिया, बिल्कुल 5 में से बीच क्या होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, और मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। So this is all about NH3 वाला ग्रुप। Similarly what we can do for oxygen family, तो इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर एंड ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल। ठीक है, एंड कई बार आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल इट्स काफी इंपॉर्टेंट थिंग, काफी एग्जाम में आता है। आप इसको GOC मानो या आप इसको GIC मानो, किसी भी चैप्टर में आप कंसीडर करो, बट ओवरऑल इट्स इम्पोर्टेंट थिंग जिसमें सारे बातें आपकी यूज होती है। ठीक है, और आपको ये तो मालूम ही है वोलेटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। ये आपको समझ आ गया होगा, एक बार देख लो, अगर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो हमें डिस्कशन करना था H2O, H2S, H2Se, H2Pe और H2PO। बेसिकली इसका पूछा नहीं जाएगा, बट इसको मैं ऐसे ही लिखा हुआ हूँ, बाद में रफ कर दूंगा।
सो दैट सिमेट्री बन जाए। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल मिला एक्सपेरिमेंटली, इसका बॉन्ड एंगल कितना मिलता है 104.5 डिग्री। दिस इज 93, दिस इज 92, दिस इज 91 एंड दिस इज 90। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होना ही था। तो यहां से यहाँ हाई बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर है और दो दो लोन पेयर है। एंड ऑल दीज आर ड्रैगोज, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन, दीज आर ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ये हो गया। नेक्स्ट यहां से यहाँ जाने पर सिमिलर, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड कमजोर होता है एच वाला। और यहां से यहाँ वही के ए बढ़ेगा और के बी घटेगा। सेम पैटर्न है बिल्कुल, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। अब बस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटाइल नेचर देखो। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड वोलेटाइल नेचर। देखो जरा, H2O, H2S, H2Se, H2Te, बेसिकली यही चार हमें कंपेयर करने हैं, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2O, H2S, H2Se, H2Te। बेटा अमोनिया वाले में तो मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बीच में और मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। इसमें दोनों मैक्सिमम, क्योंकि थोड़ी ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्या होगा इसमें दोनों मैक्सिमम। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों बातें मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ H2 रख दो, यहाँ H2 रख दो, सो दिस विल बी योर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन है दोनों मैक्सिमम हो जाए, तो इसमें ये यहाँ आ जाएगा। और वोलेटाइल नेचर ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स होगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट बीच में, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट बीच में, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। और अगली फैमिली में ऑक्सीजन में दोनों मैक्सिमम। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो। इसमें भी सारे के सारे ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें भी जो ऑर्बिटल है, इनमें जो ऑर्बिटल है, इनमें भी जो ऑर्बिटल है बेटा, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, इनमें जो लोन पेयर है वो स्टेरिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल में है। स्टेरिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल्स में है। क्यों? क्योंकि ये शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। ये स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर है। इसमें जो लोन पेयर होगा वो किसमें होगा, स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर। और जो H2S का लोन पेयर है स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर वो होते हैं जो शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। देखो इन लोन पेयर्स, ये लोन पेयर इनर्ट है, इनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, शेप इज ऑलमोस्ट सेम। और इसमें देखो रिपेल कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट वी कैन मूव फॉर हेलोजन फैमिली। Next we can check for HF, HCl, HBr, HI, HAT। और इसको कंपेयर नहीं करना है, तो ऐसे लिखा हो। देखो अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन एंगल का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, डाइएटोमिक तो ऐसे ही होगा, एंगल वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ इसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा,
बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, क्लियर, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, के इंक्रीज होता है, के भी डिक्रीज होता है, और ये भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको देखना हो तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, बिकॉज आपको मालूम है कि जो Br माइनस से Br2 बनना और I माइनस से I2 बनना इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू F माइनस से F2 बनना और Cl माइनस से Cl2 बनना। ये होते हैं आपके वीक रिड्यूसिंग एजेंट दोनों, कौन कौन, Cl माइनस और F माइनस, और ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Br माइनस और I माइनस। ये आपको मालूम होगा, बहुत ही प्यारी बात है ये। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड वोलेटाइल नेचर। देखो बेटा, अब इस समय मैंने क्या सिमेट्री याद रखी, अभी तक मैंने कोई डेटा नहीं देखा, बहुत पहले इसको याद कर रखा था और अभी तक देखो कैसे याद करा था मैंने। अमोनिया वाले में बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम था, इस सॉरी अमोनिया वाले में बॉइलिंग पॉइंट बीच में था, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम था, इसमें उल्टा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का मैक्सिमम, और मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा बीच में। देखो, वी स्टार्टेड फ्रॉम अमोनिया, वी स्टार्टेड फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली, तो बॉइलिंग पॉइंट बीच में, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, बी से बी मैच कर रहा था, एम से एम मैच कर रहा था। अगली फैमिली में इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया कि दोनों मैक्सिमम हो गए, और अगली वाले में रिवर्स हो गया। तो देखो जरा इसमें क्या आएगा, HCl, HBr, HI और उसके बाद HF। मेल्टिंग पॉइंट HCl, HBr, HF, HI, HAT। अब समझ रहे क्यों मैंने लिखा HAT, बिकॉज 5 लोग होंगे तो बीच में आपको चमकेगा ना बीच में क्या होगा, इसलिए मैं बार बार ये लिख रहा था। अब इसको आप रब कर दो। उसके बाद वोलेटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो HCl, HBr, HI और HF। So this is the whole story of hydride of नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ज्यादातर चांसेस हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आने के। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होगा। अमोनिया के केस में मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बीच में। पानी के केस में दोनों में मैक्सिमम, और HF फ्लोरीन फैमिली में, हेलोजेंस में बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम एंड मेल्टिंग पॉइंट बीच में। बाकी द थिंग्स आर सेम। रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, रेस्ट द थिंग्स आर सेम। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, इस पे जेई में क्वेश्चन आ सकता है। तो होपफुली ये आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। चलो देखो, इसको एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्थोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स जो होते हैं उसमें जो पर टेट्राहेड्रॉन होता है उसमें एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता है। मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल आपका सिमिलर कैसा होगा, ऐसा फॉर्मूला होगा। देखो, SI O माइनस, O माइनस, O माइनस और O माइनस। याद रखना, सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बनता है, तो अब अगर SiO4, अगर एक सिलिकॉन में ऑक्सीजन जोड़ने हैं तो दिस इज ऑर्थोसिलिकेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिलिकेट। और जब आप
पर टेट्राहेड्रॉन आप एक ऑक्सीजन शेयर कर दो तो कुछ ऐसा दिखेगा, और वो कहलाता है पायरोसिलिकेट। आप चेक कर सकते हो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, SiO4-, इसका क्या आ रहा है, Si2O7 6-। अब देखो साइक्लिक सिलिकेट और चेन सिलिकेट का जो फॉर्मूला है वो सेम है। वो क्यों? क्योंकि इसमें दो दो ऑक्सीजन दोनों में शेयर होता है। देखो इस तरीके से चेन सिलिकेट होता है। क्लियर है? अब अगर आप इसमें देखो तो देखो इस वाली बात का रिपीटेशन हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से इस वाली बात का। ये और इस बॉक्स में जो मैंने बनाया है इसमें एक सिलिकॉन है और दो ऑक्सीजन कंप्लीटली है, और एक ऑक्सीजन बगल वाले यूनिट सेल में भी ये शेयर्ड है, ये बगल वाले में। तो एक एक दो और आधा, ये हाफ, ये हाफ, ये वन, ये वन। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2-। ये सुन लो। तो अब अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ n कर दो, तो यहाँ n। समझ आया? इस तरीके से बेटा ये सारे फॉर्मूला बन जाते हैं, आपको आइडिया होगा। तो याद क्या रखना है आपको, देखो याद क्या रखना है आपको, 0, 1, 2, 3, 2.5, 3 एंड 4। ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, साइक्लिक और चेन का फॉर्मूला सेम होता है। बिकॉज देखो ऐसे उसको एक्सपेंड कर दो या ऐसे जोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है? फिर उसके बाद डबल चेन में क्या होता है, एक चेन लिख दो, फिर एक चेन नीचे, एक में दो कर दो, दो शेयर करा दो, एक में तीन, एक में दो, एक में तीन, एक में दो, एक में दो। तो इफेक्टिवली 2.5 होता है। 2 डायमेंशनल सिलिकेट 3। 3 डायमेंशनल जब चारों शेयर्ड होंगे तो SiO2 आता है। तो इसमें होपफुली ये आप कर लोगे, ये अगर आपको आता है। ये मैंने पहले भी कई बार डिस्कस करा है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप पूछ लो, या बोलो ये 2 डायमेंशनल सीट और डबल चेन दिखा दूं बना के, अगर कोई डाउट हो तो। सर एग्जांपल्स कैसे याद रखने इसके? एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं, देखो वो इस तरीके से करना है। यहाँ देखो जैसे अगर मान लो दिया हुआ है Mg3, ठीक है, Mg3Si4O11। तो अब आपको ये यूनिट चेक करना है कि इसमें कॉमन यूनिट क्या है। तो SiO4 6-, उस हिसाब से आप पिक करोगे। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला देख के आपको समझ आ जाएगा ना, बोलो। हाँ अच्छा ये SiO2 कैसे आता है ये भी देख लो। ये टेट्राहेड्रॉन है और इसके बेटा चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो चारों शेयर्ड है तो इसका मतलब ये इस तरीके से होगा। ये सुन लो, फिर ये सिलिकॉन के भी 4 बॉन्ड होंगे। इस तरीके का नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इसका आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, अब बताओ। इसमें जो रिपीटेशन होगा वो इसका होगा ना, पर सिलिकॉन देखो, एक सिलिकॉन हो गया, और ये चारों ऑक्सीजन हाफ हाफ शेयर्ड है पर सिलिकॉन अगर देखोगे, बिकॉज एक ऑक्सीजन दो सिलिकॉन से जुड़ा है। इस सिलिकॉन के लिए कंट्रीब्यूशन हाफ, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे। तो ये कहलाता है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट में चारों चारों ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, और अगर चारों ऑक्सीजन शेयर्ड हो गए तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज तो होगा नहीं, बिकॉज अगर ऑक्सीजन का बैलेंस ही 2 हो जाता है तो फिर उस पर नेगेटिव नहीं आता है। और चारों शेयर्ड है तो चारों का बैलेंस ही 2 है। तो एक सिलिकॉन के लिए 4 ऑक्सीजन अटैच्ड है बट हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन है, तो फॉर्मूला विल भी ऐसा ही होता है। क्लियर है? उसके बाद 3 डायमेंशनल देखो, 3 डायमेंशनल में क्या होगा बेटा, इस तरीके से देखो ध्यान से, इसमें 3 अटैच होंगे।
क्या होगा, इसमें 3 अटैच होंगे, 3 शेयर्ड होंगे और एक एज इट इज है, 3 शेयर्ड होंगे, एक एज इट इज है। तो ध्यान से देखो जरा बेटा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस सिलिकॉन के लिए, इस ऑक्सीजन का हाफ, इस ऑक्सीजन का हाफ, इस ऑक्सीजन का हाफ, क्योंकि 3 ये दूसरे सिलिकॉन से शेयर्ड है ना, और इसका कंट्रीब्यूशन 1। यस और नो? तो पर सिलिकॉन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2.5 बेटा, यस और नो? और नेगेटिव चार्ज टोटल इस यूनिट में क्या है, -1। अब ऐसा तो फॉर्मूला लिखना सही नहीं लगता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम Si2O5, तो फिर चार्ज भी क्या आ जाएगा, 2-, और इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर लिखना है तो यहाँ N और यहाँ, देखो बेटा ये आ गया, बोलो क्या कर लोगे ये? यस सर। उसके बाद डबल चेन में क्या करना है आपको, कुछ ऐसे यूनिट होंगे जिसमें 2-2 शेयर्ड है, और कुछ ऐसे यूनिट होंगे जिनमें 3-3 शेयर्ड है, ये तभी 2.5 आएगा ना बेटा। कुछ 2-2 शेयर्ड वाले यूनिट होंगे, कुछ 3-3 शेयर्ड वाले यूनिट होंगे, तो इसमें देखो इसके हिसाब से SI कितना आ रहा है, 1 SI में ये हाफ, ये हाफ, ये 1, ये 1, तो ये आ गया 1 2 3 SiO3 2-। क्लियर है? तो कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे हैं, और ये क्या होगा, SI SI इसमें 2.5। डबल चेन बनाना पड़ेगा, देखो ये बेटा एक चेन है, ठीक है। अब होगा क्या, इस वाले में 3 शेयर्ड करा दो, ये तो देखो शेयर्ड होना ही है, ठीक है। सर वो ऊपर वाला है ना SiO 2.5, हाँ आपने जो सर्कल किया है, हाँ हाँ, तो SiO 2.5 और SiO3 मिलके Si2O 5.5, फिर Si4O 11। नहीं बट बेटा ऐसे देखो, ये आप ये बोल रहे हो ना SiO 2.5 और दिस इज 1-, यही बोल रहे हो ना, हाँ सर। ये हो जाएगा, इन दोनों को मर्ज करके तुम ऐसे बोल रहे हो Si2O 5.5। हाँ सर। हाँ ठीक है, वो तो एक तरीका कर सकते हैं, बट एक्चुअली में डबल चेन में ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं, मतलब जैसे इसके इसके अगर 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ठीक है बेटा, तो इसके फिर 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, फिर इसके 3 होंगे, फिर इसके 2 होंगे, ठीक यस है ना। सर। फॉर्मूला अगर देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, बट स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो Si2 ऑक्सीजन 5.5 और ये कितना हो गया, 3-, तो दिस विल बिकम Si4O11, और ये आ जाएगा 6-, यहाँ होल N और 6N-, ऐसे भी देख सकते हो। तो आप फॉर्मूला के लिए सिर्फ इतना याद रखना, 0 1 2 2 2.5 3 एंड 4। 0 मतलब ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन, साइक्लिक, डबल चेन, 2D सिलिकेट, 3D सिलिकेट, इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लोगे। और अगर मान लो फॉर्मूला आप निकाल लिए, फिर उसके बाद अगर मान लो आपके पास ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, मान लो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं देखो, तो आप इजीली पिक कर पाओगे। जैसे बेटा अगर ये एग्जाम्पल आता है देखो,
Mg Si2O5 Mg Si2O5 whole twice डॉट MgOH whole twice। ये अगर पूछा जाए कौन सा सिलिकेट है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये देख लो Al2OH whole 4 Si2O5, ये पूछा जाए अगर कौन सा सिलिकेट है तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे? 4 OH में तो 4 माइनस हो गया, इसमें 6 प्लस हो गया, इसमें कितना आएगा 2 माइनस, एंड दिस विल बिकम Si2O5 2 माइनस, और Si2O5 2 माइनस किसमें आ जाएगा, दस समझ गए? बोलो। So Yes, this sir. this will be two-dimensional 2D sheet, two-dimensional sheet silicate। इस तरीके से ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो होपफुली आप कर लोगे। और इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है वो है 0 1 2 2 2.5 3n। तो आपको पता है कितने शेयर कराने हैं ना, जब कितने शेयर कराने हैं तो फिर तो बहुत इजी है। तो शेयर करा के आप पर सिलिकॉन ही फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आ जाए। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो इसके आपको नेम याद नहीं रखने हैं, बस फॉर्मूला देख के आप बता सकते हो कौन सा है, बट स्टिल यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन चेन एंड साइक्लिक सिलिकेट बिकॉज उनका जो फॉर्मूला है वो सेम है। एक देखो जरा, एक जेई में काफी इंपॉर्टेंट, ये जेई में आ चुका है, विराइल करके एक सिलिकेट होता है, BERYL, विराइल। ये होता है बेटा Be3Al2 SiO3 होल 6। क्या आप ऐसे बोल दो Si6O18। ये एक कंपाउंड होता है विराइल। अब देखो आपको समझ आ जाएगा ये क्यों याद करना है। देखो जरा बेटा, इसका अगर आप वो देखो तो 3 बेरिलियम 2 प्लस, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +12। बेटा ये सुनो +12, तो Si6O18 और यहाँ क्या आ जाएगा 12 माइनस, सो व्हाट वी कैन राइट SiO3 होल 6, और ऊपर क्या है 6 into 2 माइनस, सो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज SiO3 होल n, और क्या हो जाएगा 2n माइनस। बोलो। अब बेटा समझो, अगर ये 3 6 इस तरीके का है, 3 6 4 5 छोटा नंबर है तो साइक्लिक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 है, तो 6 देखो ये क्यों पढ़ना है, समझो जरा ध्यान से। ये देखो इतना सुंदर स्ट्रक्चर होता है, 6 सिलिकॉन इन ट्रायंगल के कहाँ पे होते हैं, ये 6 सिलिकॉन है, ये आपके सिलिकॉन एटम है, ठीक है। इनमें ये ऑक्सीजन है O माइनस जो अनशेयर्ड है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है चेन और साइक्लिक का, उसमें मैक्सिमम 2 शेयर्ड होते हैं, और n की वैल्यू बहुत कम है 6 से, 6 में साइक्लाइजेशन 6 और 3 में साइक्लाइजेशन इजी हो। तो अब इसमें 2 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, ये ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन मैंने जो बनाया है वो शेयर्ड नहीं है, और ये जो ऐसा वाला ऑक्सीजन है वो भी सिलिकॉन का शेयर्ड नहीं है। इसको बोर्ड पे ऐसे बना देते हैं, क्लियर है। अब देखो ये ऑक्सीजन शेयर्ड है 1 2 3 4 5 6। अब देखो जरा इसका कैसे बनाएंगे। इस सिलिकॉन के ये 3 बॉन्ड तो पेपर पे बन गए,
और एक ये ऐसे, इसके 3 पेपर पर, और एक ऐसे, इसके 3 पेपर पर, और एक ऐसे, ये भी 3, इसके 3, इसके 3। इन ट्रायंगल का जो सारा एजेस है वो सब सेम होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो बीच वाला है ना, ये कुछ भी नहीं होता है, ये तो जस्ट सिमेट्री के लिए बना दिए। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बेराइल विल बी लाइक दिस। ये जेई में पूछा जा चुका है, और क्यों पूछा है देखो, कितना सुंदर है, कितना सिमेट्रिक है ना, इसलिए ये पूछा गया। और हर एक सिलिकॉन अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन, ये O- है, ये O-, है, 2 अनशेयर्ड है, 2 शेयर्ड है, तो ये इसको कहते हैं बेराइल, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, एक आप स्टार बना देना ऐसे, क्लियर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिलिकेट्स, आपको बस सिर्फ यही याद रखना है, इसके फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये सिमेट्रिक है। हाँ, अगर यहाँ पे होल थ्राइज होता तब भी आपका साइक्लाइजेशन होता है। चेन में बेटा लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। चेन में क्या होता है, लॉन्ग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें 3, 6, 9 ऐसे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलिकेट। इससे ज्यादा सिलिकेट में कुछ भी नहीं आएगा जेई में। हाँ, नेक्स्ट देखो, आपको ये मालूम होगा, this is 3 degree amine and all 3 valencies are different and 4th valency is, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको पता होगा, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन और एन इन्वर्जन और अमाइन इन्वर्जन। जबकि ये देखो कायरल सेंटर है, एंड फॉस्फोरस में अगर R1, R2, R3 है तो ये सब्सटेंस रिपोर्ट करा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसे मैंने रीजन तो लिखा है जो किताबों में लिखा होता है, बट इसको अगर हमें फील करना हो तो ऐसा क्यों होगा कि 3 डिग्री अमाइंस हैविंग डिफरेंट वैलेंसीज इनएक्टिव है और ये एक्टिव है, ऐसा क्यों होता है। सोचो इसको थोड़ा, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर ये वैलेंसीज डिफरेंट है, ये वैलेंसीज अगर डिफरेंट है तो इट शुड बी कायरल सेंटर, और क्योंकि हाइड्रोजन ये लोन पेयर है, तीनों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये कायरल है। कायरल अगर है तो इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है। इसका लॉजिक देखो जरा, देखो जो बात इसमें है वो इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका लॉजिक देखो, क्लियरली आपको समझ आ जाए। देखो जरा, नाइट्रोजन का अगर आप बात करो तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p3, यही हिसाब किताब होता है। हाँ, इसमें क्या होगा, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो अब ऐसे समझो, यहां कहीं होगा आपका 2s और यहां कहीं होगा 2p, इस तरीके का डिफरेंस होगा, बोलो। और इन दोनों की क्या हो गई, मिक्सिंग। और मिक्सिंग में अगर आप देखोगे तो एक ऑर्बिटल s है और 3 ऑर्बिटल क्या है, p। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो p के ज्यादा क्लोज होंगे, बिकॉज p का कंटेंट ज्यादा है। वो क्या बन जाएंगे, sp3 ऑर्बिटल। और कितने बन जाएंगे sp3 ऑर्बिटल, 4, क्लियर है, इनकी मिक्सिंग से।
क्लियर है ना ये? उसके बाद समझो ध्यान से, ये नाइट्रोजन है, एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो लोन पेयर आ गया, और 3 में ये बॉन्ड आ गए, चारों यूज हो गए। तो अब आप एक बात देखो जरा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज वेरी लेस। बोलो बेटा। बिकॉज आपने S मिक्स करा, एक S मिक्स करा, 3 P मिक्स करे। जब एक S और 3 P मिक्स करके 75% P है ना, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे दैट विल बी 75% लाइक टू P ऑर्बिटल। So the energy level of hybrid orbital will be closer to P orbital. So this difference will become very less. Yes यस or सर। no? So this difference is very less. तो होता क्या है, अगर ये डिफरेंस बहुत कम है और इतनी एनर्जी अगर रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंफर्मेशन। ये लोन पेयर डिस्पर्स होता रहेगा, कहाँ जाता रहेगा, ये sp3 में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ऐसा एक सेकंड में करता है 10⁻20 टाइम्स के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और ये R1, ये R2 और ये R3, तो बेटा ये बताओ ये अभी किस में है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। क्लियर है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर ये है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से इट विल ट्राई टू गो इन प्योर p ऑर्बिटल, और प्योर p ऑर्बिटल में अगर है तो प्योर p ऑर्बिटल तो बेटा ऐसा होगा, और प्योर p ऑर्बिटल में अगर जाएगा तो लोन पेयर ऐसे देखेगा, और अगर प्योर p में चला गया तो बचे हुए 3 बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या बचेगा बेटा, sp2। बोलो। अरे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा ना ये। अगर प्योर p ऑर्बिटल में चला गया लोन पेयर पूरा, तो 3 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, फिर ये क्या आएगा, और याद रखना ये लोन पेयर कहाँ मूव कर रहा है, नीचे तरफ, तो फिर पूरा ही नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे भी नीचे की तरफ, तो ये लोन पेयर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, एंड दिस विल बिकम R1, R2, R3। तो बेटा होता क्या है, इसको बोलते हैं अमाइन इन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन इन्वर्जन। और ऐसा ये एनर्जी डिफरेंस रूम टेम्परेचर पे, यार रूम टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी अवेलेबल होती है, 50 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज 0.5 के आसपास, 1 के आसपास। सो दिस इज वेरी वेरी मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज वेरी इजी टू परफॉर्म, मतलब ये बहुत आराम से होता है, बहुत फास्ट होता है। और बताओ ये कब फास्ट होगा, ये लोन पेयर कब ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, कब ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा लोन पेयर, जब ये ग्रुप ज्यादा बल्कि होंगे। तो ये सुनो, ये ग्रुप अगर बल्कि होंगे तो दीज ग्रुप्स विल ट्राई टू रिटेन एंगल 120। तो क्या होता है, ये इसको पुश करते हैं, जब ये इसको पुश करेंगे, ये ऊपर की तरफ पुश करेंगे, तो क्या होगा, लोन पेयर, इसका जो करेक्ट लॉजिक है वो आपको समझ आ गया होगा कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड प्योर p ऑर्बिटल इज वेरी लेस। और अगर वो डिफरेंस लेस है, तो फिर दिस चेंज फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर p ऑर्बिटल इज वेरी इजी। और अगर ये इजी है तो ये बहुत फ्रिक्वेंट हो जाता है। और एक सेकंड में, अब आप खुद सोचो, अगर आपने कोई लाइट पास कराया और वहां पे अमोनिया के ही मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, इस तरीके के मॉलिक्यूल है, मान लो R1, R2, R3, तो बेटा एक सेकंड में अगर ये 10⁻20 टाइम्स ये मतलब चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो यार एक सेकंड में फिर हो सकता है कि मतलब इनफाइनाइट टाइम वो इस स्ट्रक्चर से मिल जाए, इनफाइनाइट टाइम इस स्ट्रक्चर से मिल जाए। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इससे मिलेगा तो डेक्सो रोटेट करेगा, फिर एट द सेम टाइम ये भी मिलेगा सोल्यूशन में तो उससे लीवो रोटेट कर देगा, और ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ही प्यारा है। अब बताओ ये एनर्जी डिफरेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सोच के बताओ थोड़ा, ये एनर्जी डिफरेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोलो।
सर आपने कहा अगर बल्कि ग्रुप होगा तो वो 120 एंगल मेंटेन करने की कोशिश करेगा। करेक्ट, हाँ। तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप उतना ज्यादा ये इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा। करेक्ट। ओके। नहीं, आप इसको सोचने की कोशिश करो, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा दिस एनर्जी डिफरेंस विल बी लेस। ये सोचने की कोशिश करो, ऐसा क्यों? सर क्योंकि उनमें स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। हाँ, स्टेरिक रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो उससे ये एनर्जी कम कैसे होगी? सर वो आपने NBPR बताया था कि वो क्लोज टू 90 डिग्रीज होता है एंगल। करेक्ट। तो प्योर पी में ही होता है वो 90 डिग्री एंगल। नहीं, प्योर पी में होता है मतलब मैं समझा नहीं, तुम कुछ कंफ्यूज हो, थोड़ा सोचो उसके बाद बोलो। सर R1 R2 R3 में बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है हाँ, तो वहां पे पी कैरेक्टर कम हो जाता है तो लोन पेयर का पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ गए ना बेटा? जैसे ये एंगल अगर बढ़ा, ये थीटा अगर बढ़ गया, ये थीटा अगर बढ़ गया तो क्या होगा? ये थीटा अगर बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इस साइड का बढ़ गया और लोन पेयर का क्या हो जाएगा? लोन पेयर का परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, दैट विल बी क्लोजर टू दिस। तो ये फंडा समझ लो, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ा, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ा, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एन इनवर्जन इज वेरी फेमस, तो बच्चे रट लेते हैं, टिक करके आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एन इनवर्जन होने का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज R1 R2 R3, ठीक है, एंड दिस इज लोन पेयर, और एक में है नाइट्रोजन R1 डैश R2 डैश R3 डैश, ठीक है, और कुछ नहीं बोला, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, ठीक है। तो θ1 अगर ज्यादा है θ2 से, ठीक है, तो परसेंटेज इन्वर्जन किस में ज्यादा होगा? परसेंटेज इन्वर्जन इस वाले में ज्यादा होगा, तो समझ गए? बोलो। हाँ जिसका सर। एंगल ज्यादा होगा उसका परसेंटेज इन्वर्जन ज्यादा होगा। अब देखो जरा, फास्फोरस और थर्ड पीरियड एलिमेंट में, इनमें NBPR तो होता भी नहीं है, या फिर PH3 या PC बॉन्ड वगैरह में ये तो एंगल 90 के आसपास होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता है। अब देखो जरा कितना इंटरेस्टिंग बात है, फास्फोरस का जो 3s ऑर्बिटल है वो ये है, इसका जो 3p ऑर्बिटल है वो ये है, ये सुनो, और इनमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, देखो कितना ब्यूटीफुल बात है ये, अरे PS3 या PR3 वगैरह में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना, इसका मतलब उसका लोन पेयर कहाँ होगा बेटा? प्योर एस ऑर्बिटल में। और ये तीन बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? प्योर पी से। तो अब बताओ, ये लोन पेयर यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली जाता रहेगा, बोलो। तो इसका जो लोन पेयर है फास्फोरस का, PS3 का या PR3 का या PR1 R2 R3 का, इसका लोन पेयर होता है प्योर एस ऑर्बिटल में। प्योर एस ऑर्बिटल में होता है तो क्या होता है कि दिस एनर्जी डिफरेंस इज वेरी हाई। तो अब ऐसा होगा क्या कि ये प्योर एस से पी में जाता रहे? सो एनर्जी डिफरेंस हाई होने की वजह से दिस कन्वर्जन इज नॉट इजी, और ये कन्वर्जन अगर इजी नहीं है तो फिर फ्लेक्सिबल, उसमें जो फ्लेक्सिबल नेचर आ रहा था, जो इन्वर्जन का नेचर आ रहा था, वो नहीं आएगा। तो याद रखना, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 के आसपास, और उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 के आसपास। बॉन्ड एंगल कम तो लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? लोन पेयर कम तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, तो फिर क्या होगा? फिर मूव करना पी में इजी होगा, मतलब इजी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, कोई इनएक्टिव कब आएगा? जब जहां पे लोन पेयर है और पी ऑर्बिटल, उनका एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। यहाँ पे लोन पेयर और पी ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन में ही कम हो जाता है। तो याद रखना, याद क्या रखोगे आप? अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का एलिमेंट, अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो कभी भी एन इन्वर्जन नहीं होगा, ये आप समझ लेना। और अगर जैसे मान लो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो भी गया, ठीक है,
आपने ऐसे एलिमेंट ले लिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन 2.5 से कम है तब तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा, 2.5 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, दिस डिफरेंस इज स्टिल वेरी हाई। ठीक है, तो आप फास्फोरस के केस में मोस्टली अल्काइल ही लगा के देगा या हाइड्रोजन देगा, उन केस में ये यहां से यहां जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इसका ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट कैसा, ऐसा वाला, जब ऐसा ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा तो फिर ये भी कन्वर्ट नहीं होगा। या आप ऐसे बोलो इसका एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। तो ये बात आपको अच्छे समझ आ गई क्या? बोलो। क्वेश्चन ये है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में बताना है, आर और एस के बारे में बताना है। सॉल्व करो इसको। इट इज एलीन सिस्टम, ये तो मालूम होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जरा, सुनो, ऐसा एक लोगों का मानना है कि आर एस इज डिफाइंड ओनली फॉर कायरल सेंटर। ये कोई जरूरी नहीं है। कायरल सेंटर अकेले के लिए आप नहीं, आप कायरल सेंटर के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। कायरल सेंटर के लिए आप कर सकते हो, या फिर कायरल एक्सेस हो कोई, अगर कायरल एक्सेस है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो आरएस। तो देखो मोस्टली केसेस में कायरल सेंटर होता है जिसका हम आरएस निकाल लेते हैं, वो हमें आता है। एक मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें देखो ये ग्रुप, अब ये तो पक्की बात है कि ये अगर बोर्ड के प्लेन में है, अगर ये दोनों एटम बोर्ड के प्लेन में ही है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन है। ये अगर नहीं भी दिया होता तो हम बता देते कैसे, प्लस और माइनस, या आप ऐसे देख लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लेट्स से sp2। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका एक p छूट गया, तो लेट्स से इसका pz है, तो इसका अगर pz है तो ये भी pz इसका यूज हो गया। यहाँ पे px यूज होगा तो इसका इस साइड px यूज होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y और z। तो ये अगर xy प्लेन है, अगर ये xy प्लेन है तो डेफिनेटली ये yz प्लेन है। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ, अब देखो जरा, एलीन सिस्टम में ऐसे होंगे, ये दो बोर्ड के प्लेन में और ये दोनों ऐसे, या आप ऐसे ले लो, ये ऐसे है, बोलो, ये दो बॉन्ड ऐसे हैं और ये ऐसे। अब इसको कट करके देखो, ये दोनों डिफरेंट है, अगर आप इनके प्लेन से कट करोगे ऐसे तो ये बच गया, और अगर आप इसके प्लेन से कट करोगे तो ये बचे, और इनके प्लेन से कट करोगे तो ये दोनों डिफरेंट। तो अगर आपका पाई बॉन्ड वाले सिस्टम में, पाई इवन मल्टीपल बॉन्ड एलीन सिस्टम में अगर ये ग्रुप ऐसे हैं, यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ ए यहाँ बी, ये दोनों डिफरेंट होने मांगते हैं, तो वो ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ना तो इसमें यूएस आएगा ना सीओएस आएगा, इनको बोलते हैं एलीन सिस्टम। अब देखो इसका आरएस कैसे बताते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करो, जो बोर्ड के प्लेन में है उनकी आप सीआईपी रूल से नंबरिंग दे दो। तो मैं इसको यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, देखो जरा, C++CHCl और यहाँ पे क्या है H और यहाँ क्या है Cl। क्लियर है? अब बताओ बोर्ड के प्लेन में कौन है, ये बोर्ड के प्लेन में है, इनको आप सीआईपी रूल से प्रायोरिटी दे दिया करो, ये 1 हो जाएगा, ये 2। बेटा इसमें कोई तकलीफ किसी को? सबसे पहले आप किसको
दोगे जो बोर्ड के प्लेन में है। उसके बाद आप 3 4 उसको दे देना जो परपेंडिकुलर प्लेन में है। अब बताओ 3 और 4 किसको दोगे यहाँ? ऑब्वियसली 3 विल बी CL एंड 4 विल बी दिस। ये मत बोलना सर ये दोनों वैलेंसी सेम हो गई। भाई दिस इज कायरल एक्सेस। ये ऐसे आपका क्या है, कायरल एक्सेस है ये। इस एक्सेस के अबाउट ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल एक्सेस के अबाउट अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे? देखो बेटा ध्यान से, आप 1 से 2 जाओ। 1 से 2 गए तो बताओ ये क्लॉकवाइज आया है एंटी क्लॉकवाइज? ये आया एंटी क्लॉकवाइज, सो इट शुड बी S, बट S नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ शुड बी ऑन इनसाइड द प्लेन, और कहाँ है? आउटसाइड। तो S का आप क्या कर दो? ये तरीका समझ आया क्या? बहुत इजी है ये, उनसे भी ज्यादा इजी है। ये उनसे ज्यादा इजी क्यों है? देखो एक और, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए CnCOOH, ये ऊपर ये C11C C11C COOH और ये H, और ये H और ये COOH। ये बात तो क्लियर है बेटा? इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है, ये दोनों हैंड डिफरेंट, ये दोनों हैंड डिफरेंट। डेफिनेटली ये क्या होगा? डेफिनेटली ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो कायरल एक्सिस के अबाउट इसमें हम बता सकते हैं, कायरल एक्सिस के अबाउट RS बता सकते हैं। सबसे पहले जो बोर्ड के प्लेन में उनको 1 2 दो, तो डेफिनेटली दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। इन दोनों में 3 4 देना है तो डेफिनेटली दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, और इनको देने से कोई मतलब ही नहीं है। अब 1 से 2 घुमाओ। 1 से 2 अगर आप घूमोगे तो ये क्या हो रहा है बेटा? दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस शुड बी S। लेकिन अब चेक करो क्या फोर्थ अंदर है? क्या फोर्थ अंदर है? बोलो, अरे बताओ भाई, फोर्थ अंदर है ना, तो ये S का S हो जाए। तो ये समझ आया RS निकालने का तरीका? हाँ सर। ये बहुत इजी है। वैसे देखो एक तरीका और बता देता हूँ, वैसे ये इजी है काफी। देखो अब इसमें कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 1 2 3 4। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और ये दोनों हाथ और ये दोनों हाथ अलग होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ना तो इसमें POS होगा, ना इसमें COS होगा, ना इसमें AAOS होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब आप क्या करो, ये डेफिनेटली 1 होगा, ये 2 होगा, तो प्लेन में उनको पहले देना है, और आप ऐसे इसको घुमा दो। सो दिस इज कमिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंड 3 ये होगा और 4 ये होगा, एंड 4 इज ऑलरेडी एट इनसाइड द प्लेन, तो ये S का क्या हो जाएगा? S, इसका आंसर ऐसा आएगा। देखो अब एक और तरीका बताता हूँ आपको। आप ऐसे देखो जरा, आप हमेशा उस साइड खड़े हो जाओ। देखो जरा, आप इस साइड खड़े हो जाओ। ये दोनों बोर्ड, आप बोर्ड की तरफ देखो, तो ये दोनों वैलेंसी बेटा आपको ऐसे दिख रही होंगी। देखो ये दोनों वैलेंसी आपको ऐसे दिख रही होंगी अगर ये दोनों बोर्ड के प्लेन में। ये हाइड्रोजन होगा, ये COOH। बोलो बेटा, तो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, आप इसी साइड आके खड़े हो जाएगा। जो आपको ऐसे दिख रहा है उसको आप वर्टिकल लाइन में डाल दो। कहाँ डाल दो? वर्टिकल लाइन में। अब बताओ ऊपर कौन दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन। नीचे कौन दिख रहा है? COOH। तो यहाँ हाइड्रोजन है जिसका प्रायोरिटी नंबर क्या है? 2, और यहाँ पे COOH है, इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है? 1। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? उसके बाद देखो ये दोनों आपको कैसे दिखेंगे? ये आपको COCl दिख रहा होगा, देखो बाहर, और ये आपको दिख रहा होगा अंदर हाइड्रोजन। बोलो, ये ऐसे ही दिखेगा बेटा? हाँ सर। दिस इज COCl। तो बताओ COCl आपको आपके कौन से हैंड में दिख रहा है? लेफ्ट हैंड में। बोलो, COCl जब आप ऐसे खड़े हो तो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, राइट में दिख रहा है? बोलो,
लेफ्ट में सर। लेफ्ट में, तो COCl को डाल दो लेफ्ट में, और COCl वाला ग्रुप कौन सा था, 3 नंबर, और हाइड्रोजन आपको राइट में दिखेगा, उसको राइट में डाल दो, दिस इज 4। क्लियर है इतनी बात, बोलो। हाँ सर। उसके बाद अब 1 से 2 जाओ और हमेशा 4 को क्रॉस करना, 1 से 2 जाओ हमेशा 4 को क्रॉस करना, तो ये क्या आ गया, बोलो, ये क्या आ गया, S, तो ये क्या हो जाएगा, S। तो समझ आया, बोलो। वैसे कौन सा ज्यादा इजी तरीका है, कौन सा तरीका ज्यादा इजी है? सर वो आपने 4 को क्रॉस करने का क्या कहा? बेटा अब 1 से 2 जाना है, तो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, कि 1 से 4 को क्रॉस करके जाऊंगा, 3 से तो हमेशा लोएस्ट वाले को क्रॉस कर। ओके। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तरीका ज्यादा अच्छा है, 1 2 दे दिया और घूम गए, और यहाँ का 4 चेक कर लो, यहाँ का 4 अगर अंदर है तो जो आ रहा है वही, और अगर बाहर है तो जो आ रहा है उसका। सो इट्स वेरी इजी, और ये बहुत फैंसी कॉन्सेप्ट है, ये जेई में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। How many stereoisomers are possible for following given structure? देखिए स्ट्रक्चर के बिना, एक ये स्ट्रक्चर के बिना, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज सेकंड, देखो थर्ड, देखो A, B और B, and we can see fourth also, CH3 CH double bond CH, C double bond CH CH3, CH double bond CH CH3। ये चाहो तो फोर्थ को मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ, ये जो फोर्थ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इनमें बताना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। ये 4 कंपाउंड है, इनको आप सॉल्व करो। देखो बेटा यहाँ देखो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होता है 2 to the power n। क्या होते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर? 2 to the power n। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है, और n क्या होगा? n होगा स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है बेटा जहां पे GI शो कर सके और OI शो कर सके, जहां पे GI और ऑप्टिकल शो कर सके, मतलब वो कायरल सेंटर हो या कोई कायरल एक्सेस हो
या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर हो। क्लियर है ये बात बेटा? यहाँ तक कोई तकलीफ? बोलो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होते हैं 2 to the power n when molecule is dissymmetric, और n होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है कि ऐसे सेंटर्स जहां पे वो GI शो कर दे या OI शो कर दे। जैसे देखो ये मॉलिक्यूल कहीं से भी सिमेट्रिक नहीं है, दिस मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्रिक, है ना, और यहाँ पे GI शो नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है। ये कायरल सेंटर है तो यहाँ OI शो करेगा और ये शो कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ SI होंगे वो कितने होंगे? 2 to the power 3 8। बेटा ये बात समझ आई क्या सभी को? बोलो बेटा। उसके बाद हाँ देखो सर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन केस ऑफ सिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, कार्बन स्केलेटन सिमेट्रिक है, ठीक है, तो होता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 - 1, या फिर 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1/2। ये होता है n जब क्या हो? इवन। और ये कब होगा? जब n ऑड। बिकॉज नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बेटा फ्रैक्शन में तो नहीं आएंगे ना, तो आप इसमें अगर गलत फॉर्मूला यूज कर लोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन केस ऑफ सिमेट्रिक 2 to the power n-1 plus 2 to the power n/2 - 1 when n is even, and 2 to the power n-1 plus 2 to the power n-1/2 when n is odd। क्लियर है बात? अब देखो इसमें कैसे एग्जांपल होंगे। Now carbon skeleton is perfectly symmetric। यहाँ भी मिथाइल, यहाँ मिथाइल, एवरीथिंग इज सिमेट्रिक। कार्बन स्केलेटन शुड बी सिमेट्रिक, एंड ये 4 जगह GI शो कर रहा है। तो 2 to the power 4 - 1 प्लस 2 to the power 4/2 - 1, तो कितना आ जाएगा? 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2/2 2/2 2 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा 10। तो ये समझ आया? बोलो। ये आपने ऑब्वियसली करा होगा, बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन करने के लिए ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर कुछ ऐसा है, now this is CH3, this is also CH3, carbon skeleton is perfectly symmetric, now n is 3, और n अगर 3 होगा तो 2 to the power 3 - 1 plus 2 to the power 3 - 1/2, तो 2 to the power 2 plus 2 to the power 1, 3 - 1 2 2/2, so answer will be 6। बताइए समझ आ रहा है? बोलो ये 3 क्वेश्चन समझ आए? बोलो यार, ये 3 क्वेश्चन सबको समझ आए? हाँ सर। ठीक है, अब सुनो जरा, ये फॉर्मूला जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वहां मत यूज करना, ठीक है? जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वहां यूज मत करना। देखो जरा क्यों, अब ध्यान से देखो। तो यहाँ देखो, ये पाई बॉन्ड हमेशा GI शो करेगा, आप चेक कर लो। ये पाई बॉन्ड हमेशा GI शो करेगा, ये पाई बॉन्ड हमेशा GI शो करेगा। तो इसके 2 फॉर्म होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। इसका क्या होगा? सिस, और इसका क्या होगा? ट्रांस। ये सिस ट्रांस, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस। क्लियर है? दीज आर 4 पॉसिबिलिटीज, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस। बेटा जब कार्बन स्केलेटन इस साइड का और इस साइड का बिल्कुल सिमेट्रिक है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। बोलो बेटा, ये सेम हो गए। So basically now we have, with respect to these, we have only 3 frame, cis cis, trans trans and cis trans। cis trans और trans cis both are same। अब बेटा ये बताओ मेरे को, जब ये cis दिखेगा और ये cis दिखेगा, जब ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे तो ये GI शो करेगा क्या? नहीं शो करेगा। जब ये ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा, तब भी ये GI शो नहीं करेगा।
बट ये सिस और ये ट्रांस या फिर ये ट्रांस ये सिस, तब ये जीआई शो करेगा। तो कितने मिलेंगे सिस ट्रांस, तो इसके कितने मिल जाएंगे 2, इसका कितना मिल जाएगा 1, इसका कितना मिल जाएगा 1, टोटल कितना आ जाएगा 4। तो याद रखना बेटा ये एक ऐसा स्टीरियोजेनिक सेंटर था जो सूडो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। कैसा है? सूडो स्टीरियोजेनिक सेंटर, मतलब ये कभी कभी कर रहा है और कभी कभी नहीं कर रहा है। डिपेंड करता है कि अगल बगल वाले कार्बन स्केलेटन क्या है। तो ऐसे सेंटर को बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। और इसके केस में हमेशा स्टीरियो आइसोमर आते हैं बेटा 2 to the power n-1, वेयर n इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, और इसमें आपको सूडो वाले को काउंट करना है। सो दिस इज सूडो, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए 1 2 3, और आप इसमें वैल्यू डाल दो 2 to the power n-1, so that will be 2 to the power 3-1, so your answer will be 4। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। अब देखो इसमें भी देखो बेटा, ये तो जीआई शो करेगा ही हमेशा सिस ट्रांस, ये जीआई शो करेगा, दिस इज आल्सो सिस ट्रांस। और बेटा ये कायरल है या नहीं है ये डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर पर। बिकॉज बेटा ये सिस है, ये सिस है, तो ये कायरल नहीं होगा। ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, तो कायरल नहीं होगा। ये सिस है, ये ट्रांस है, तो कायरल हो जाएगा बेटा, यस और नो। तो फिर ये कैसा सेंटर हो गया? सूडो कायरल सेंटर। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा 2 to the power 3-1, आंसर विल बी 4। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप ऐसे चेक कर लो बेटा। देखो क्या होगा, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड CH CH3। बेटा ये सिस होगा, ये सिस होगा, तो ये कायरल नहीं होगा। ये ट्रांस तो ये कायरल नहीं होगा। अब ये सिस ये ट्रांस तो ये कायरल होगा, तो ये D+L हो जाएगा। लेकिन ये ट्रांस ये सिस तब भी D+L होगा। बट ये दोनों बेटा कार्बन स्केलेटन क्या है? सेम, ये सेम हो गए। तो आप इसको 1 पकड़ोगे, इसको 1 पकड़ोगे, इसको 2 पकड़ोगे, आंसर कितना आएगा 4। तो याद रखना ये जो कहानी है सूडो स्टीरियोजेनिक सेंटर वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ आया। सो नाउ इन केस ऑफ असाइक्लिक कंपाउंड्स वी विल काउंट नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर सब ऐसे हैं कि जो हमेशा शो करें तो आपके 3 फॉर्मूला है 2 to the power n इन केस ऑफ डिसिमेट्रिक, 2 to the power n-1 plus 2 to the power n/2 -1 इन केस ऑफ सिमेट्रिक, और n इवन होगा। ऑड में 2 to the power n-1 plus 2 to the power n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर सूडो है तो सिर्फ आएंगे 2 to the power n-1, और n में आप सूडो वाले को काउंट करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट असाइक्लिक कंपाउंड में अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको बताना हो तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। साइक्लिक के लिए ये फॉर्मूला आप मत लगाना, कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखो। देखो जरा, अब हमें अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड के लिए बताना है ABCD, मैं ये बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लोगे, ठीक है। तो ABCD है, आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप स्पेशियल अरेंजमेंट बनाओगे। स्पेशियल अरेंजमेंट में ये स्केलेटन तो सेम होगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से बेटा, नाउ वी आर हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, ABCD। अब आप सोचो स्पेशियल अरेंजमेंट में चारों अगर ये A ऊपर आ गए, ABCD, बेटा ये बताओ चारों अगर एक साथ आ गए, चारों ऊपर आ जाए या चारों अंदर चले जाए, वो तो बात एक ही हो। हाँ सर। तो दिस इज योर वन पॉसिबिलिटी। अब 3 को एक साथ ले जाओ, या मतलब 1 को एक साथ ले जाओ, या तो 3 को आप ऊपर कर दो, या 1 को अंदर कर दो, या 1 को बाहर कर दो, 3 को अंदर कर दो। तो ऐसे तीन एक साथ रखने के कितने तरीके होंगे? 4C3 4 में से 3 आपको सिलेक्ट करने ना, 3 आप साथ में रखना चाहते हो, 4 में से चारों साथ में रखने हैं तो 4C4, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अब 4 में से 3 आपको साथ में रखने हैं तो आपके पास 4C3 तरीके होंगे।
तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी। अब देखो जरा, मैं एक बार कर रहा हूं ए को अलग, इसका मतलब भी तो है कि 3 आपने साथ कर दिए। एक बार कर रहा हूं मैं बी को अलग, इसका ये भी तो मतलब है कि आपने 3 साथ में कर दिया। एक बार कर रहा हूं मैं सी को अलग, क्लियर है, इसका मतलब आपने 3 अलग कर दिए। एक बार कर रहा हूं मैं डी को अलग, तो ये समझ आ गया। 4C4 प्लस 4C3, बोलो यहां तक कोई तकलीफ? नहीं है। हाँ, अब देखो जरा, अब बेटा ये बताओ 4C2 कितना आता है? 6। लेकिन 4 में से जब आप 2 सिलेक्ट करोगे तो उसके 6 तरीके हैं, तो बेटा अपना काम तो 3 ही तरीकों में हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2-2 के आपने पेयर करे, तो एक पेयर बनाया तो एक तो फ्री में बन जाएगा। यस सर। तो अगर आपने देखो इन दोनों को, अगर इन दोनों को अगर आपने सिलेक्ट करा, एक साथ रखा, तो बेटा ये दोनों तो वैसे ही एक साथ हो गए। मतलब अगर आपने ए बी को सिलेक्ट कर लिया तो अब आपको सी डी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा आपने एसी को सिलेक्ट कर लिया तो आपको अब बताओ बीडी को सिलेक्ट करने की जरूरत है क्या? बोलो। तो आपने ए बी भी कर लिया, आपने सी डी भी हो गया, आपका एसी हो गया, बीडी हो गया, तो एडजेसेंट वाले तो सारे हो गए, बस एक डायगोनल वाला और कर लो। अगर आपने सी बी कर लिया तो एसी तो अपने आप हो जाएंगे एडी। तो बताओ ये कितने स्पेशियल अरेंजमेंट है? डिफरेंट अरेंजमेंट जो आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं, इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके? 8। अब बताओ इनमें कोई ऐसा है क्या जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो? बेटा ऑल आर कंप्लीटली डिसिमेट्रिक। तो ऑल 8 स्ट्रक्चर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। सो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 16। और पेयर ऑफ एनेंसोमर कितने होंगे? पेयर ऑफ एनेंसोमर विल बी 8। और इसमें मीजो कितने होंगे? 0। क्या ये बात समझ आई क्या? यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैं बना दे रहा हूं। ए बी बी, ए बी बी, ए बी सी, ए ए ए ए ए ए और बी, और ए बी, बस ठीक है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, उनको